जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज जो है आपका लेखपाल का परीक्षा थी आपकी आज, और वो जो है हो गई है। और किस तरीके का पेपर आया था, क्या आया था पेपर में, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी सबसे पहले दबा लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट जो पीडीएफ है उसकी तरफ चलते हैं, जो आज का पेपर आया था और क्या क्या उसमें क्वेश्चन थे और क्या क्या उनके आंसर हैं। फुल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, और कहाँ तक इसकी कट ऑफ जाने वाली है वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए वो भी आप इसमें मिला लीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का पेपर। हम इसको अब मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन था ये, अनुच्छेद 1 से लेकर 5, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर आपको देने हैं। आपका ये दिया हुआ था, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और ये आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए, अगर मैं इसको पढ़ूँगा तो काफ़ी थोड़ा एक तरीके से लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन दिया था, मनुष्य को किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यानी मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर था वो जो है डी आंसर था। ये जो मैंने हाईलाइट हो रखे हैं ये आपके आंसर हैं। यदि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत मैं बता रहा हूँ तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि और जो कैंडिडेट है वो उसको मिला सकें। यहाँ पर आपको देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का, यहाँ आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर निष्काम भाव से सफलता। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चिंता किए बिना पालन करना चाहिए। और चलिए हम अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनीषियों में सफलता की कुंजी किसे कहा जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर है असफलता को। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करना चाहता है। असफल व्यक्ति देखिए अनुभव की संपत्ति अर्जित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन रहा है। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते उनका जीवन जो है बोझ बनते जा रहा है। जीवन की सार्थकता किसमें है। क्वेश्चन नंबर 5, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में जो है जीवन की सफलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची। यानी कि देखिए आपके जो ये इस पैराग्राफ से क्वेश्चन थे ये 1 से लेकर 5 तक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चल गए हैं। आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या है। आनंद शब्द का पर्यायवाची मोद और हर्ष इसमें दिया गया है। यदि आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में तो कमेंट कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी भाई बहन जितने भी हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर को मिला सकें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो अपना पराया द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व यहाँ पर आप इसकी पहचान योजक चिन्ह से भी कर सकते हैं। देखिए इनके बीच में जो योजक चिन्ह है ये भी एक इसका पहचानने का तरीका है। और क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र प्लस अलय, तो ये तो कुछ होता ही नहीं है। ये अगर यहाँ पर आलय होता तो पत्रालय हो जाता। मरण प्लस असन, ये भी कोई नहीं है। वीर प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना, ए प्लस ए यहाँ पर मिल जाएंगे तो आ बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा वीरांगना। आपका ये क्वेश्चन सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का अर्थ है, यानी मृत्यु के काफ़ी समीप होना। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, निम्न में से शलाका का तद्भव, शलाका का तद्भव आपका श्लेष, शलांका और सिलाई और सलाई। तो आपका यहाँ पर सलाई जो है शलाका का तद्भव रूप है। और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संधि का वर्तनी सही है। किस संधि का वर्तनी, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो वर्तनी आपका लालायित, इस 11वें का सी आपका आंसर सही है। यहाँ पर देखिए रामायण लिखा हुआ है जबकि होता है रामायण, रामायण होता है आपका। और भाग्यमान नहीं होता, वो भाग्यवान होता है। और यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति,
उज्ज्वल, उज्ज्वल आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, हितैषी और विस्मरण। तो इस क्वेश्चन को जो है आप, ये कुछ समझ में नहीं आया इसमें क्या करना है। यदि किसी भाई को पता हो या बहन को पता हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए 12वें क्वेश्चन का क्या करना है, क्या आंसर है। हाँ सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो आपका तीसरा और चौथा विस्मरण और हितैषी ये दोनों सही हैं, क्योंकि उज्ज्वल तो आपका हुआ द जय जयवल, इस तरीके से लिखा जाएगा। और अधोगति पर, अधोगति में ये वाला बनता है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग आपका संबल नहीं है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो आपका 14 का आपका बी, कृष्ण और दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवनपति का समानार्थी है यमराज। और क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग यानी आपका विवाह है, विवाह शब्द जो है आपका पुल्लिंग है, अभिव्यक्ति भी नहीं है, छवि भी नहीं है, पूर्ति भी नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पंखा शब्द का बहुवचन क्या होगा? पंखा शब्द का बहुवचन आपका देखिए पंखे होगा, ना कि ये वाला पंखे होगा। और दुशासन, दु प्लस शासन, यहाँ पर विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको छांटना है। तो तत्सम यानी कि आपका जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो है ये आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे मृत्युदंड की सजा हुई। तो इस प्रकार आपका ये जो है, इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन सा आपका सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन आपके सही हैं। चारों विकल्प जो इसमें दिए गए हैं चारों के चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है, यानी कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? को, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ आपने 8 कारक जो हैं पढ़े होंगे, तो यहाँ पर को है, तो संप्रदान, यानी हरि मोहन को रुपए देता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या मोहन के लिए, हरि ने मोहन के लिए रुपए दिए, आपका ये इस तरीके से संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, अरुण शब्द का अनेकार्थी, अरुण का प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, ये आपका समान अनेकार्थी है। और 25वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग की अशुद्धि है? अनेकों लोग, अनेक लोग होना चाहिए था, यहाँ पर अनेकों नहीं होता कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपके जो है मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आपका आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 प्लस, पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग खोल लेंगे तो पहले डिवाइड होगा, 18 प्लस 5, यानी कि हमने डिवाइड कर दिया गुना 9, 5 नम 45 और 18, इस प्रकार से आपका 63 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 संख्याओं का माध्य 30 है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन इसका ये सही है। अगर मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर कर बताऊँगा तो यहाँ पर वीडियो देखिए काफ़ी लंबी हो सकती है, आप जो है सिर्फ ऑप्शन मिलाकर काम चला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर दिया गया है 3 4 4, ये एक सीरीज़ दी गई है, का बहुलक ज्ञात करना है। तो जब आप इसका बहुलक निकालेंगे तो इसका बहुलक आंसर नंबर 1 यानी 3 आपका जो है सही आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 29, ये आपकी एक सीरीज़ दी गई है, इसमें आपकी माध्य का ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको इनको जो है बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है, उसके बाद आपने माध्य का निकाल लेनी है। तो इस प्रकार इसकी माध्य का जो है 13 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार जो है 18 सेंटीमीटर है। तो इसका आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आना है 54। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा है
और जिसकी सेंटीमीटर में ज्ञात करना है आपका, जिसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी आपका देखिए ये हो गया, और इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई आपकी दे रखी है 12 और चौड़ाई दे रखी है 11। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से एक संचयी बंटन में नीचे दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। यानी कि बारंबारता जो अधिकतम है आपकी किस वर्ग की है वो आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में 19 से 21, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये 19 से 21, यानी कि संचयी बारंबारता दे रखी है। ये कितने बार आया है, क्या ये सबसे ज़्यादा बार ये आया है 10 बार। तो यही आपका आंसर होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। यानी कि आपके जो है 2240 दे रखा है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं जितने भी आएंगे, और जो गुणनखंड आएंगे उनका योग कर कर आपको बताना है। तो इस प्रकार 6096 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 से 38 तक आपका ये जो है ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके चल गए हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। क्या क्या इनके आंसर होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। यहाँ पर क्या, जिनकी आय औसत से अधिक का अनुपात ज्ञात करना है। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिसकी आय औसत से अधिक है वो आपको बताना है। यहाँ पर दे रखा है। तो इसका आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 1997 से 1998 में कंपनी की आय 1994 से 1995 से कितनी गुनी थी। यहाँ आपका कितने गुनी थी ये निकालना है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। 36 क्वेश्चन है 1996 से 1997 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो यहाँ पर 125% जो है आपकी आय ये थी। और 37 का आंसर होगा आपका 1997 से 1998 कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि थी। यहाँ पर आपका ये है 100 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 का बी आंसर हो जाएगा। और 38 की बात करते हैं 1994 से 1995 तथा 1995 से 1996 तक कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई। तो यहाँ पर आपकी 7% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और 39 की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है। 21 से 25 का बारंबारता घनत्व यहाँ पर पूछा है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 4, यानी आंसर नंबर सी 4 इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 40 हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का होता है। क्या होता है, आवृत्ति आरेख होता है। 14 का सी आंसर सही है। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का या के कितने गुना होता है या क्या होता है। यहाँ पर जो है आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। देखिए आपके लगभग आधे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 एक त्रिभुज ABC बी पर समकोण है। यानी कि आप मैं यहाँ पर आपको बता भी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर। ये त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पर बी पर समकोण है। यहाँ पर मान लीजिए ABC और बी पर समकोण है। AB इक्वल टू दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर और AC दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर। तो BC यानी कि आपको लंब ज्ञात करना। पाइथागोरस लगाकर इसका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिया है द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 = 0 के मूल आपको ये ज्ञात करना है। तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, यहाँ पर आप जो है ये 2 प्लस माइनस ये फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% हानि बहन करता है। ये प्रॉफिट लॉस का आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर।
उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3380 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 क्वेश्चन। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यहाँ राहुल को अपने वेतन का 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन का लगभग कितने प्रतिशत अधिक था। यहाँ पर 11% जो है अधिक था। मोहन के वेतन से जो है राहुल का वेतन जो है 11% अधिक था। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये संख्याएं दी गई हैं का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है जो आपका दिया गया है। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो आपका ये फ्रैक्शन दी गई है, नीचे वाले का जो है आपको लेसन लेना है और ऊपर वाले का में से ले लेना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर हो जाएगा आपका डी। दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। आपकी ये 143 निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से 8 और 6 सेंटीमीटर दी गई है। इनमें से एक की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। एक जो है समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर दिया गया है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 360 इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि आपका मैंने आधे क्वेश्चन जो है आपके पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। एक बारंबारता बहुलक अनेक भुजाओं वाला या वाली होती है, बंद आकृति होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51। यहाँ पर से आपका जो है जीएस का पोर्शन जो है स्टार्ट हो गया है। मैथ और आपका जो है ख़त्म हो चुका है मैथ। नए प्रौद्योगिकों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता के मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। प्रदूषण और खपत में कमी आएगी यदि ये नई प्रौद्योगिकरणों का उपयोग किया जाएगा। 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला एवरेस्ट बेस कैंप की फतेह करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है। तो ये रिधम ममानिया जो हैं ये सबसे कम उम्र की जो हैं ये बन चुकी हैं, सॉरी बन गया है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की ओर चलते हैं। 53 आपका यहाँ पर दिया गया है। किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो यहाँ पर चाइना ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। और नेक्स्ट चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको जो है देश नायक कहा था। 55। किस रियासत के खिलाफ अभियान पर ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो ये हैदराबाद में चला गया था अभियान। तो इसमें इसको जो है ऑपरेशन पोलो कूट का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर सिक्किम, क्योंकि इसकी जनसंख्या भी बहुत कम है तो इसलिए सबसे कम लोकसभा सीट यहाँ पर है। EFT का पूर्ण रूप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और 58 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बाफिन द्वीप किस देश से संबंधित है। बाफिन द्वीप जो है कनाडा में स्थित है। और प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19 और 21 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। इसमें जो भी ऑप्शन आपका सही हो वो नीचे कमेंट कर दीजिए। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो ये जो आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बाद जो है ये रोलिंग प्लान लागू किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 1942 में 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड लिंथिगो था ये जो उस टाइम पर भारत का वायसराय। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो BC राय पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो ये आपके अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच जो है आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 की ओर। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह साबरमती से शुरू किया था। और सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? सती प्रथा को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? यानी कि आपके प्राथमिक क्षेत्र पर जो है निर्भर करती है। भारत की ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 67, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर 8 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पर आपने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी होगी कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि आपका मैं से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गै से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आपके इस प्रकार से 8 हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है पूर्णतः। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर NH2 जो है NH2 है। और इसमें थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है, तो जो भी हो नीचे कमेंट कर दीजिए 69 का। चलिए 70 की क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसमें जो है आपका जिब्राल्टर के जलडमरू हैं, जलडमरू मध्य है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। 72 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर जो वाराणसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और 73, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? तो IT शहर जो है लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर आपको जो है निम्नलिखित को मिलाइए, यानी गोविंद बल्लभ पंत जो है ये बांध दे रखे हैं, ये किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर है। और यहाँ पर परीक्षा बांध जो है आपका, ये आपका जो है बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर है। और गोविंद सागर बांध जो है आपका ये शहजाद नदी पर है। और जामिनी बांध आपका जामिनी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 75, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल और अटैचमेंट खोलकर जो है कंप्यूटर वायरस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यह आपका PMGSY, ये योजना आपके भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 77 का सी आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है ये चल रही है ये योजना। 78 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी की दी जाती है? तो ये आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं। और 79 जो है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों के लिए पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो यहाँ पर आपकी जो है NSP जो है ये विकलांग वगैरह जो होते हैं, विधवाएं जो होती हैं, उनको ये पेंशन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन में दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये चल रही है। इस योजना के तहत जो भारत में गरीब लोग हैं उनको रहने का पक्का मकान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय सरकार
की निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो SGRY ये है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है ये है। और क्वेश्चन नंबर 82, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये जो आपका लखनऊ में है स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई ई पहल HMIS है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर ए हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये अभियान था, ये इस योजना के तहत किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 2003 में की गई थी। 85 का आंसर हो जाएगा ए। और 86 की ओर चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये चरण आपका 2020 में शुरू किया गया था, यानी 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 87 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संस्थानों की स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो ये आपका 87 का हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के तहत ये किया गया था। और 88 की ओर चलते हैं। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये फार्मर फील्ड स्कूल जो है इसका फुल फॉर्म है, फार्मर फील्ड स्कूल। 88 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। और 89 की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, इसके तहत आपको गैस सिलेंडर दिए गए थे मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यूपी मातृभूमि योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो ये योजना है आपकी आजीविका योजना। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण के लिए है? तो उस्ताद योजना चलाई गई थी। 92 का आंसर हो जाएगा आपका सी। और 93 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ये आपकी योजना है 93 का ए हो जाएगा, TRED योजना है। और 94 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ये आपका संभालता है ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है आपका ये नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को जो है संभालता है। 95 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 क्वेश्चन में दिया गया है सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? यानी कि 30% इनको जो है केंद्र सरकार देगी। अगर ये 1800 वाट के अलावा ये जो अगर मोटर वोटर अपने सिंचाई पंप लगवाना चाहते हैं तो इसका 30% इनको गवर्नमेंट दे सकती है सहायता के तौर पर। अब देखिए आपके लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो में मज़ा आया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा लीजिए ताकि आपके जितने भी एग्ज़ाम हो उसके सारे वीडियो मैं आपके पास बनाकर देता रहूँ। और जितने भी दोस्त हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए 96 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकमुश्त राशि कितनी प्रदान की जाती है? यानी कि उसको जो है 30,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 97। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है?
तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मंत्रालय है वो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है। 98 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये JSSK की फुल फॉर्म है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यानी 98 का आपका आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग की स्वीकृति में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिकता जिम्मेदारी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये है। 99 का आपका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए आपका जो है लास्ट क्वेश्चन बचा है। और निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र के लिए है? तो ये आपकी ये योजना है, स्वामित्व योजना है। और यहीं इस तरीके से आपका जो है पूरा पेपर आपका यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिया गया है, और मेरे द्वारा जो कंप्लीट करा दिया गया है। आपके कितने क्वेश्चन जो है इसमें सही बैठ रहे हैं वो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही मैं फिर एक कट ऑफ पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन सही हैं तुरंत जल्दी से जल्दी जितना हो सके दूसरों भाइयों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी अपने क्वेश्चन को नीचे कमेंट कर सके कितने उनके क्वेश्चन जो हैं सही बैठ रहे हैं। फिर उसी के अनुसार जो है मैं आपको एक कट ऑफ का वीडियो, एकदम सटीक कट ऑफ कितनी जाने वाली है वो मैं आपको जो है एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।